दीदी, मुझे समझ में नहीं आता कि हम आखिर माँ के लिए क्या करें। मुझे माँ का दुख देखा नहीं जाता दीदी। हाँ रूपा, जब भी माँ से बात करती हूँ आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी, मन तो करता है कि माँ से रोज बात करूं, घंटों तक बातें करूं, लेकिन अब तो वहाँ फोन करने में भी डर लगने लगा है मुझे, क्योंकि माँ कहती है कि बेटा रोज फोन मत किया कर। हाँ रूपा, यही सोचकर तो हमने माँ को मोबाइल गिफ्ट किया था कि हम माँ से रोज बात कर सकेंगे, लेकिन माँ डरने लगी है। मुझसे भी यही कहती है कि सिमरन रोज मत फोन किया कर बेटा। दीदी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि घर में जब रौनक पैदा हुआ था तो हमारे घर में कितनी खुशहाली थी, माँ कितनी खुश थी। 3 बेटियों के बाद एक लाडला बेटा, माँ की खुशियों का ठिकाना न था। माँ हम लोगों के ऊपर तो ध्यान देना ही भूल गई थी। पूरे टाइम माँ तो बस भाई की सेवा में लगी रहती थी। हाँ रूपा, भले ही रौनक मुझसे 10 साल और तुझसे 7 साल छोटा था, लेकिन फिर भी माँ कहती थी कि हम उसे नाम लेकर ना बुलाए, भाई कहे या फिर राजा भैया कहे। हाँ दीदी, माँ पूरे समय रौनक को मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला, मेरा लड्डू कहा करती थी। कहती थी कि यही मेरी नैया पार लगाएगा, मेरा श्रवण कुमार बनेगा, और ना जाने क्या क्या कहा करती थी माँ रौनक को। हाँ रूपा, सब याद है मुझे। अरे हम तो कम से कम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ दुख भी बांट लेते हैं, लेकिन बड़ी दीदी के बारे में सोच जरा। जिया जी तो बड़ी दीदी को घर से कहीं निकलने ही नहीं देते, और तो और वो तो फोन में भी बात नहीं करने देते। बेचारी बड़ी दीदी के ऊपर क्या बीतती होगी। दीदी, आज तो हमने सुबह से फोन नहीं लगाया है और शाम होने को आई, क्यों ना एक बार हम माँ को फोन लगा लेते हैं आज। हाँ रूपा, लगा माँ को फोन। हेलो हेलो माँ, कैसे हो आप? कौन, रेखा बिटिया? हाँ माँ, रेखा भी है, रूपा भी है। ये बताओ आप कैसी हैं? हम आपको बहुत याद कर रहे थे माँ, इसीलिए फोन कर लिया। माँ, खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा, खा लिया मैंने खाना। माँ, भाभी क्या कर रही है? पिछले बार हम लोगों ने भाभी को समझाया था, क्या भाभी आपका अच्छे से ख्याल रखती है? क्या कहूँ बेटा, तेरी भाभी को सिर्फ मुझे खाना देना होता है और शुगर की सुई लगानी होती है। यही 2 काम मेरी बहू को बहुत भारी पड़ता है। बस मेरे इतने से ही काम से मेरी बहू थक जाती है। माँ, रौनक ने तो कहा था कि वो एक नर्स लगा देगा, तो फिर क्या हुआ? क्या नर्स नहीं लगवाया रौनक ने? अरे रेखा बिटिया, तेरे भाई की इतनी छोटी सी नौकरी है और शहर का खर्चा तो तुम लोगों को मालूम ही है। अब इतनी छोटी सी नौकरी में बेचारा मेरा बेटा क्या क्या करेगा? नर्स लगवाने को तो मैंने ही मना कर दिया था बिटिया। बुढ़ापे के कारण हमेशा घुटने में दर्द बना रहता है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है बेटा। 2 कदम चली नहीं और हाँफने लगती हूँ। माँ, मानते हैं कि रौनक आपका बेटा है, लेकिन बेटियों का भी तो कुछ फर्ज होता है ना अपने माँ बाप के प्रति। आप हमारे पास आकर क्यों नहीं रहती है माँ? नहीं बिटिया, ये समाज क्या कहेगा कि मेरा बेटा होते हुए भी मैं अपनी बेटियों के पास रह रही हूँ। नहीं, यह मुझे सब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माँ, अगर भाभी रोज सुई नहीं लगाएगी, खाना नहीं देगी, तो आपकी तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जाएगी। अब क्या कहूँ बेटा, तेरी भाभी भी तो कहती है कि वो अभी दिन भर बिजी रहती है, थक जाती है घर के काम काज करके। ज्यादा कुछ कहोगे तो घर में तनाव का माहौल बनेगा, और ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई माँ, बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो भाभी दिन भर फ्री ही रहती होंगी। कहती है कि हमेशा उसकी तबीयत नरम गरम बनी रहती है। भाभी का तो सदा दिन का यही रोना है माँ। वो अच्छी भी रहती है तब भी यही दिखावा करती है कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन माँ रौनक तो आपका ख्याल रखता होगा ना? आप रौनक से कितना प्यार करती थी, और रौनक भी आपसे। फिर ऐसे समय में वो आपका ख्याल तो रखता होगा ना? क्या कहूँ बिटिया, मेरा बेटा बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाता है। अब उससे भी क्या उम्मीद लगाऊं मैं? वो ऑफिस से आने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता है, वहीं 1-2 घंटे चाय नाश्ता करता है, और ना जाने क्या खुसर पुसर करते रहता है। ना जाने बिंदु उसे क्या सिखाती समझाती है कि वो गुस्से में कमरे में आता है और मुझे ही 4 बातें सुनाता है कि मैं ही बिंदु से बेकार में उलझते रहती हूँ। मैं पूरे टाइम बिंदु को टीका टिप्पणी करते रहती हूँ। बिंदु ऐसा इल्जाम लगाती है बेटा मुझ पर, जबकि मैं बिंदु से कुछ नहीं कहती हूँ। अब तो मैं शुगर की इंजेक्शन लगाने को भी नहीं कहती हूँ। क्या आपका लाडला रौनक ऐसा करता है? अरे 70 साल की उम्र होने वाली है आपकी, जरा सा टीका टिप्पणी कर भी दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्या वो बूढ़ी नहीं होगी? अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, और जब भी तुम्हारी बड़ी दीदी का फोन आए तो कहना कि माँ उसे याद कर रही थी। ठीक है माँ। लगता है भाभी आ गई होगी, इसीलिए माँ ने जल्दी से फोन रख दिया। ना जाने ये भाभी कौन सी मिट्टी की बनी है। भाई बुढ़ापे में तो तमाम बीमारियाँ शरीर को घेर ही लेती है, जिस वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। माँ एक तो हाई ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर की भी मरीज है। अरे कौन अपनी मर्जी से कमजोर होना चाहता है? आजकल के नौजवान तो जवानी के नशे में कल के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर रौनक माँ के बारे में सोचता तो आज माँ की ये स्थिति ना होती। हाँ दीदी, जब मैं पिछले महीने मायके गई
वो माँ के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। भाभी अभी भी उम्मीद करती हैं कि माँ घर के काम काजों में भाभी की मदद करे, उनके बच्चों की देखरेख करे, लेकिन बुढ़ापे में माँ को तो खुद अपना शरीर नहीं संभलता, तो वो भाभी की मदद कैसे करेगी दीदी। अरे सारी गलती तो हमारे भाई की ही है। अगर वह माँ के ऊपर ध्यान देता तो भाभी की हिम्मत न थी कि वो माँ के साथ ऐसा रवैया अपनाती। हाँ दीदी, मुझे तो भाभी से ज्यादा रौनक के ऊपर गुस्सा आता है। माँ रौनक को देसी घी का लड्डू कहा करती थी। हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा माँ रौनक से ही लाल लड़ाती थी। हम लोगों के ऊपर तो माँ कभी ध्यान ही नहीं देती थी रौनक के होने के बाद। हाँ रूपा, लेकिन रौनक से लाल लड़ाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम बेटियां थी और रौनक बेटा। रूपा, 3 बेटियां हो जाने की वजह से माँ झल्ला सी गई थी। ऐसे में अचानक रौनक का जन्म हुआ तो माँ की खुशियों का ठिकाना न था। माँ रौनक को घर का चिराग कहती थी। एक बात कहूँ दीदी, मुझे कई बार उन पुरानी बातों को सोचकर माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। माँ हम तीनों बहनों को बहुत समझती थी और जब देखो तब हमें डांटती रहती थी, मानो हमें माँ देखना ही नहीं चाहती थी। और हमेशा माँ इसी फिराक में लगी रहती थी कि रौनक को किसी चीज का अभाव ना हो। हर वक्त बस माँ रौनक का ही ख्याल रखती थी। हाँ रूपा, वो सब देखकर तो मेरा भी मन वेदना से भर जाता था। हम तीनों बहनें मिलकर रौनक का कितना ध्यान रखती थी। कोई रौनक के कपड़े धोती तो कोई रौनक का टिफिन बनाती, तो कोई उसे तैयार कर स्कूल पहुंचाने जाती, फिर हम लोग उसे स्कूल से लेने भी जाते थे। हाँ रूपा, मुझे एक एक बात याद है। माँ कभी भी हमारी पढ़ाई के लिए एक फुटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती थी। तुम तो पढ़ने में कितनी होशियार थी, लेकिन माँ ने तुम्हें आगे पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया था। और जब रौनक की बारी आई तो माँ ने रौनक को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भिजवा दिया था। लेकिन हम लोगों की पढ़ाई में माँ 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती थी। हम लोगों को माँ ने सरकारी स्कूल में भिजवाया। वहीं रौनक शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता रहा। दोस्तों, ये कहानी है देवकी जी की। देवकी जी की 3 बेटियां और एक लाडला बेटा है रौनक। देवकी जी बचपन से ही अपने बेटे रौनक को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वह उसे कभी किसी चीज का कोई अभाव नहीं होने देती थी। लेकिन वहीं देवकी जी अपनी बेटियों को बहुत समझा करती थी। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर कभी उनके किसी भी जरूरत के सामान में वह 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती थी। देवकी जी हमेशा यही कहती थी कि या तो ब्याह कर दामाद के घर चली जाएगी, लेकिन बेटा उनके साथ रहकर उनकी सेवा करेगा, बुढ़ापे में माँ की लाठी बनेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवकी जी की तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। देवकी जी का बेटा रौनक शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे खासे पद पर नौकरी कर रहा था। देवकी जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वो अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बीतते समय के साथ रौनक की पत्नी बिंदु ने अपनी सास को अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू किया, क्योंकि देवकी जी की बहू बिंदु वह अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वह सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ रहना चाहती थी। देवकी जी का बेटा रौनक भी अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं करता और पत्नी जो भी कहती और पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता और अपनी माँ को ही बुरा भला कहता था। स्थिति ये आ गई थी कि देवकी जी रात दिन बस आंसू बहाते रहती थी अपने बेटे के घर में। ऐसी बात नहीं थी कि देवकी जी की बेटियां उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सामाजिक दबाव और 4 लोग क्या कहेंगे इस डर की वजह से देवकी जी अपनी बेटियों के साथ नहीं जाना चाहती थी। बेचारी देवकी जी रात दिन घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन उनकी बेटियों को उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। जब तक देवकी जी के पति इस दुनिया में थे तब तक रौनक और बिंदु ने देवकी जी की ठीक ठाक सेवा की थी, क्योंकि देवकी जी के पति नर्मदा प्रसाद जी बहुत ही कड़क मिजाज के व्यक्ति थे। वह छोटी छोटी बातों में अपने बेटे बहू को लताड़ देते थे, जिस डर के कारण वह हमेशा देवकी जी की सेवा करते थे। लेकिन एक बार अचानक किसी सड़क दुर्घटना में नर्मदा प्रसाद जी ने अपने प्राण खो दिए और उनके ना रहने से बिंदु का अत्याचार तो अपने सास के प्रति बढ़ता ही गया और रौनक भी लापरवाह होता गया। रूपा, मैं तो कहती हूँ कि जो भी हो देखा जाएगा। कुछ दिन के लिए हम माँ के पास रहने जाते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे जिया जी से 10 दिन का बोल कर आई हूँ। 3-4 दिन तो माँ के पास रह आते हैं हम लोग। माँ, ये क्या तमाशा मचा कर रखा है आपने घर में? अरे अपनी बेटियों से बात करने में आपको ज्यादा ही खुशी मिलती है तो कहिए ना, मैं आपको आपकी बेटियों के घर पहुँचा देता हूँ हमेशा के लिए। दिन भर फोन करके अपनी बेटियों से हमारी बुराई बताते रहती हैं आप। अरे बेटा, लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं बताई है बेटा। आपको दिन भर फोन में इधर उधर बात करने की जरूरत क्या है? तो क्या करूं? किससे बात करूं? कहाँ जाऊं? अरे तेरी बीवी तो जैसे जबान पर ताला लगा कर आई है, या तो उसका ताला खुलेगा तो सिर्फ तुझसे बात करने के लिए या फिर अपने मायके वालों से बात करने में। यदि मैं ऐसे में अपनी बेटियों से बात कर लेती हूँ 2-4 शब्द, तो क्या बिगड़ जाता है तुम लोगों का? अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई दिन भर बैठा रहे, आपसे बतियाता रहे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको कल ही गांव छोड़ कर आता हूँ। वहाँ आराम से चौराहे में बैठकर सबसे बतियाते रहना आप, क्योंकि वहाँ सबके पास इतनी फुर्सत होती है, यहाँ शहर में नहीं। हाँ, धमकी किसे देता है?
छोड़ दे, गाँव ले जाकर छोड़ दे मुझे। अब चाहे मरूं या बचूं, तू छोड़ ही दे मुझे गाँव ले जाकर। और तू भी छुटकारा पा ले, मैं तुझे परेशान नहीं करती। देवकी जी को बहुत गुस्सा आता है। वह पहली बार अपने बेटे के ऊपर इतने जोर से भड़कती है और देवकी जी बिना कुछ खाए पिए रोते हुए चुपचाप सो जाती है। लेकिन देवकी जी जब उठती है तो सुबह देवकी जी को इस खुशखबरी मिलती है। देवकी जी का पोता देवकी जी को आकर बताता है कि उनकी बेटियां आने वाली है। बेटियों के आने का सुनकर तो देवकी जी का गुस्सा जैसे कहीं छू मंतर हो गया था। वह बहुत खुश हो गई क्योंकि बहुत समय बाद वह अपनी बेटियों से मिलने वाली थी। दादी, दादी माँ देखो, बुआ आ गई हैं। सच में बेटा, तेरी बुआ आई हैं? हाँ दादी माँ, दोनों बुआ आपके कमरे में ही आ रही हैं। ठीक है बेटा, आ जाने दे तेरी बुआओं को। अरे दादी, ये क्या हुआ? बुआ के आने की क्या खुशी नहीं है आपको? आप रोने क्यों लगी? अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, ये खुशी के आंसू है। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। कैसी है माँ आप? अच्छी हूँ बिटिया। माँ, ये आपके लिए कुछ फल लेकर आए हैं हम। अरे बिटिया, भाभी के हाथ में दे दिया होता। माँ, भाभी के पास हमने एक अलग पैकेट देकर रखा है, ये आपके लिए लेकर आए हैं हम। माँ फोन में अच्छे से बात नहीं करती, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम आपसे मिलकर आ जाते हैं। क्या कारण है माँ, क्या फोन में ढंग से बात नहीं करती हैं? कुछ नहीं बेटा, सच बताओ माँ। देखो, अगर भाई या भाभी कुछ कहते होंगे तो हम एक बार उन्हें और समझाएंगे। वो हमसे उम्र में छोटे हैं, हम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। बस बताओ, आप बात क्यों नहीं करती हैं? बेटा, मैं जब भी तुम लोगों से बात करती हूँ तो ना जाने बहुत जाकर क्या कान भर देती है रौनक के। तो रौनक गुस्से में आकर मुझे बहुत डांट फटकार लगाता है। कल भी मुझे बहुत डांट रहा था वो, तो मैंने कह दिया कि मेरे साथ तो इस घर में कोई बात करने वाला है नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटियों को फोन लगा लेती हूँ। तो रौनक गुस्से से छल्ला गया, कहता है कि वो मुझे गाँव छोड़कर आ जाएगा, जहाँ मैं गाँव के लोगों से आराम से बैठकर बातें करते रहूंगी। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी गुस्से से कह दिया रौनक को कि हाँ, वो मुझे गाँव ही छोड़ दे। अब चाहे मैं मरूं या जीऊं, मैं गाँव में ही जाकर रहूंगी। नहीं माँ, कहना आसान होता है, लेकिन आप गाँव चली गई तो बताओ, वहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा? कौन आपको शुगर की सुई लगाएगा? कौन आपको खाना बना कर देगा? यहाँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है माँ, लेकिन आपके साथ क्या होगा सोचिए जरा। कम से कम यहाँ रात बेकार, भगवान न करे तबीयत खराब हो जाए तो भाभी और रौनक तो है ही, वो आपकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन गाँव में किसका भरोसा करेंगे आप? कौन आपकी सेवा करेगा? आप तो हम लोगों के साथ चलने को तैयार भी नहीं है। इधर तीनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि अचानक वहाँ रौनक पहुँच गया। दीदी, आप लोग माँ से बार बार बात क्यों करती हैं फोन लगा करके? हमारे घर जबरदस्ती में कलेश होता है। कलेश होता है? क्या मतलब कलेश होता है रौनक? अरे ये हमारी माँ है, हम इसे बात नहीं करेंगे क्या? मैं ये नहीं कहता दीदी कि आप लोग बात मत करो, लेकिन जब भी आप लोग बात करते हो तो या तो बिंदु की बुराई करते हो या फिर मेरी बुराई करते हो। मैं तो घर में रहता नहीं, लेकिन जब बिंदु सुन लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरे ऑफिस के आने के बाद वो माँ का सारा गुस्सा मुझ पर उतारती है। अच्छा, हम तुम लोगों की बुराई करते हैं? तुम लोग ये नहीं देख रहे हो कि तुम लोग माँ के साथ क्या कर रहे हो? दीदी, माँ के स्वभाव को तो आप जानते ही है ना। अच्छा भाई, अब तुम माँ के स्वभाव को भी देखने लगे हो। अरे मैं तो कहती हूँ दीदी, इतनी ही चिंता है अपनी माँ की तो आप लोग अपनी माँ को अपने साथ ले क्यों नहीं जाते हैं? अरे इनकी वजह से हम कहीं बाहर घूमने तक नहीं जा सकते और फिर भी ये हमसे शिकायत ही करते रहती हैं। हाँ दीदी, सही तो कह रही है बिंदु। अगर आप लोगों को इतनी चिंता है तो माँ को अपने साथ ले जाइए ना, अपने साथ ले जाकर रखिए अपने ससुराल में। वाह, हम क्यों ले जाकर रखें? अरे सब कुछ दिया तुम्हें है माँ ने, और जब लौटाने की बारी आई तो हम बहनों पर टाल रहे हो तुम। नहीं ले जाते तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना। वाह रौनक, बीवी की मोह ने तुझे अपने कर्तव्य से विमुख कर दिया है। दीदी, मैं सब कुछ अच्छे से निभा रहा हूँ, आप लोग मुझे मत सिखाइए। कुछ अच्छे से नहीं निभा रहे हो तुम। दिन भर तो तुम ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता क्या रहता है कि घर में क्या हो रहा है। देर शाम को तुम घर आते हो और आते ही अपने कमरे में चले जाते हो। अरे तुम तो कभी माँ का हाल तक नहीं पूछते हो, आकर बेगानों की तरह बेचारी माँ अपने कमरे में पड़ी रहती है। अरे तो हमने कब रोका है दीदी? माँ को हमारे कमरे में आकर हम लोगों के साथ बैठना चाहिए ना। जब बेटा बहू ने मुंह फेर ही लिया है तो वो क्या बैठेगी? देखो दीदी, 2-4 दिनों के लिए आई हो, शांति से रहो और चली जाओ। हमारे घर में कलेश मत फैलाओ। और यदि आप लोगों को माँ इतनी ही दुखी दिख रही है तो आप लोग भी तो 3-3 महीने हैं ना, आप लोग ले जाइए माँ को। वैसे भी माँ ने सिर्फ मुझे ही पैदा नहीं किया है। अरे हमने कब मना किया है माँ को? हम तो कहते हैं कि हमारे साथ चल कर रहो, लेकिन माँ आना नहीं चाहती हम लोगों के साथ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि बात जमीन जायदाद तक आ जाती है। अब तो रेखा और रूपा भी जिद पर आ गई थी, वह माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसीलिए दोनों बहनों ने रात को ही अपनी बड़ी बहन को फोन कर दिया कि वह किसी भी तरह मायके आ जाए, क्योंकि रूपा और रेखा फैसला चाहती थी, वो फैसला जिसमें अपनी माँ को सुकून से अपने साथ रख सके। दूसरे दिन देवकी जी की बड़ी बेटी आ जाती है
और अब चारों भाई बहन बैठकर माँ को रखने का फैसला करते हैं। माँ, मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, वो भी जब रूपा ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो ये मना कर रहे थे। बेटा, रौनक बदल गया है, अब वो मेरे पहले वाला रौनक नहीं रहा। वह तो कहता है कि मैं अपनी बेटियों के घर जाकर रह सकती हूँ यदि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता तो। माँ, आप क्या चाहती हैं? अब चाहना कैसा दीदी, माँ यहाँ नहीं रहना चाहती है रौनक के पास, माँ हम लोगों के पास रहना चाहती है। हाँ रूपा, माँ तुम्हारे बहुत करीब रही थी। क्या मतलब दीदी कि माँ मेरे करीब थी? अरे माँ तो हम सबके करीब थी ना। मुझे लगता है कि माँ को यही रौनक के पास ही रहना चाहिए, इसी में माँ की भलाई है। क्या बात करती हैं दीदी आप? क्या आप माँ के प्रति इतने निष्ठुर हो गए हो? रूपा, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो तुम ही माँ को अपने पास रख लो ना। वैसे भी माँ तुमसे भी बहुत घुली मुली रही है। क्यों दीदी, क्या माँ सिर्फ हमारी माँ है, आपकी नहीं? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो माँ के लिए? हम तीनों बहन की जिम्मेदारी बनती है माँ की सेवा करने की। फिर आप मुकर क्यों रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहती ही नहीं कि माँ आपके साथ आपके घर में रहे। ऐसी बात नहीं है छोटी, वो मेरा घर नहीं, मेरा ससुराल है, वहाँ मेरी नहीं चलती है। और दूसरी बात, माँ को तो रौनक के पास ही रहना चाहिए, नहीं तो रौनक बेलगाम हो जाएगा। रौनक तो यही चाहेगा कि हम लोग माँ को रख ले ताकि वह निरंकुश जीवन जी सके। हाँ दीदी, ये भी सच है, क्योंकि कल भाभी कह रही थी कि माँ की वजह से वह कहीं आ जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकती। अरे मैं तो कहती हूँ दीदी कि माँ को हम 3-3 महीने अपने घर में रख लेते हैं, ऐसे ही साल कट जाएगा। हाँ छोटी, और माँ का मन भी बहल जाएगा। लेकिन इस अवस्था में माँ हम लोगों के घर इतने दूर दूर सफर कैसे कर पाएंगी? अरे दीदी, हम सब अपने अपने पतियों से कहेंगे तो वही माँ को लाना ले जाना कर दिया करेंगे। अरे छोटी, एक बार कहकर तो देख, वह इनकार न कर देना तो कहना। दामाद जी साफ साफ कह देंगे जिसकी माँ है वह भेजे, वो लेने आए। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़कर उन्हें दूर दराज लेने जाऊंगा, छोड़ने जाऊंगा? नहीं दीदी, सब एक जैसे नहीं होते, और ये तो जिया जी की तरह बिल्कुल नहीं है। बस करो तुम लोग, बस करो। मैं तुम में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहती, मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो जैसे भी रखे, मुझे भूखे रखे, प्यासे रखे, कैसे भी रखे, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे ससुराल नहीं जाऊंगी। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? अभी आपकी 3-3 बेटियां हैं, और 3-3 बेटियां के होते हुए एक माँ अपने बेटे के घर आंसू बहाते हुए रहे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते दीदी, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते, इतनी ही तकलीफ है तो माँ को ले क्यों नहीं जाते अपने साथ? क्यों रौनक, माँ की सारी संपत्ति तू खा रहा है और तू एक माँ की देखभाल नहीं कर सकता? और कैसी देखभाल करूं मैं माँ की? कर तो रहा हूँ, माँ रह तो रही है ना मेरे साथ। मालूम है किस तरह से माँ रह रही है? अरे दिन रात आंसू बहा रही है। भाभी के पास मिनट भर की फुर्सत नहीं है कि भाभी आकर माँ को शुगर की सुई लगा सके या सीधे मुंह खाना लाकर दे सके। अरे हमें सब मालूम है, तेरे बेटे ने हमें सब कुछ बता दिया है। वाह दीदी, मानना पड़ेगा आप लोगों के दिमाग को। अरे मेरे छोटे से बच्चे से आप घर का राज पूछती हैं? एक बात सुन लीजिए भाभी, ये हमारे संस्कार नहीं है कि एक छोटे से बच्चे से हम उनके घर का भेद पूछे। वो तो चिंकू ने खुद आकर हमें बताया था कि दादी माँ को अपने साथ ले जाओ बुआ, क्योंकि यहाँ माँ दादी माँ से ढंग से बात नहीं करती, दादी माँ को सुई नहीं लगाती और दिन रात गुस्सा करते रहती हैं कि अपनी बेटियों के पास क्यों नहीं चली जाती करके। हाँ दीदी, तो लेकर क्यों नहीं जाती? जैसे ये इनकी माँ है वैसे आप लोगों की भी तो माँ है ना, आप लोग लेकर क्यों नहीं जाती हैं इन्हें? भाभी, सोच समझ कर बात कीजिए। माँ को हम लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन माँ हम लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। सामाजिक रुसवाइयों के चलते माँ सोचती है कि 4 लोग क्या कहेंगे कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर में रह रही है, बेटी के ससुराल में रह रही है। नहीं लेकर जाएंगे, क्यों लेकर जाएंगे? और लेकर जाएंगे ना तो सारी जमीन जायदाद और घर सबका बंटवारा करके लेकर जाएंगे। अच्छा, तो अब बात बंटवारे तक पहुंच गई है, सीधी सीधी कहती क्यों नहीं? अब आपकी माँ की प्रॉपर्टी में आपकी नियत लग गई है। अगर हम चाहे ना भाभी तो डंके की चोट में माँ की संपत्ति से आधा हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन हम लोग लालची नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भाई सुखी रहे और माँ को भी खुश रखे, लेकिन हम ये सब नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। अरे रहने दो बिटिया, क्यों मेरी वजह से अपने भाई से उलझती हो? अरे मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, तुम लोग अपना रिश्ता खराब मत करो। माँ, किस रिश्ते की खराब होने की बात कर रही हैं आप? रौनक से हमें कोई उम्मीद नहीं है, जो अपनी माँ को इस तरह से रुला रहा है, 2 टाइम का खाना सुकून से नहीं खिला सक रहा है, वो क्या बहनों से रिश्ते निभाएगा? दीदी, बिना जाने सुने अब आप बेकार की बकवास कर रही हैं। बिंदु दोनों टाइम माँ को खुशी खुशी खाना देती है और माँ की सुई भी जिम्मेदारी से रोज लगाती है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। बस भाई बस, तुम्हें घर के बारे में कुछ मालूम तो है नहीं। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और शाम को जब घर आते हो तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हो। क्या तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुम माँ से बैठकर पूछो कि माँ ने खाना खाया
है या नहीं, या उन्हें आज शुगर की सुई लगी है या नहीं। बताओ, क्या एक दिन भी जाकर माँ से पूछते हो आप? मुझे बिंदु सब कुछ बता देती है कि माँ ने खाना खा लिया, माँ की तबीयत अच्छी है और मैं वैसे भी थका रहता हूँ, इसलिए मैं कमरे में आराम करने चला जाता हूँ। अच्छा भाई, अब आप दुनिया भाभी की आंखों से देख रहे हैं। अरे तुझे नहीं मालूम है रौनक कि ये बिंदु भाभी माँ को किस तरह से खाना देती है? जैसे कोई कुत्ते के सामने खाना डालता है, इस तरह से ये माँ के सामने खाने की प्लेट सरकाती है। हाय राम, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अरे मैंने आप लोगों की माँ की इतनी सेवा की, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? आप लोग मुझे बदनाम कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहती थी रौनक जी कि मैं आपकी माँ की कितनी भी सेवा कर लूं, लेकिन ये मुझे कभी बेटी नहीं समझेंगी। इन्होंने तो हमेशा मुझे बहू ही समझा है। मुझे मालूम था बिंदु भाभी कि तुम इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगी, इसीलिए मैं पूरे सबूत के साथ आज अपने भाई से बात कर रही हूँ। ले रौनक, देख ले अपनी बीवी की हरकत, वह माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। देवकी जी की बड़ी बेटी ने अपने भाई के हाथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिया, जिसे देखकर रौनक दंग हो जाता है। अब तो यकीन हो गया होगा ना भाई? वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद रौनक ने अपनी पत्नी बिंदु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बिंदु, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। माँ मुझे माफ कर दो माँ, सब मेरी ही गलती है। मैं हमेशा बिंदु की बात पर यकीन करता रहा, लेकिन एक बार भी मैंने आपसे आपके मन की बात नहीं पूछी। माँ मुझे माफ कर दो। निकल जाओ बिंदु तुम मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरी माँ के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते आई और मुझे इस बारे में कानो कान भनक तक नहीं थी। नहीं रौनक जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम निकल जाओ इस घर से। नहीं बेटा, बिंदु हमारे घर की बहू है, वो इस घर की इज्जत है, उसे इस तरह से तुम घर से मत निकालो। भाभी, किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये मत भूलिएगा कि आपके मायके में अभी आपकी माँ जिंदा है और आपका भाई भी है एक, जो आज नहीं तो कल ब्याह कर बहू तो लेकर आएगा घर में। हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अपने माँ जी का ख्याल बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी। हाँ रौनक बेटा, बहू को माफ कर दो। अरे इंसान से ही तो गलती होती है। भाई, भाभी को माफ कर दो, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक और बात भाभी, तुमने माँ के साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन माँ ने कभी भी इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हमें तो सिर्फ शक था और शक के आधार पर ही हमने घर में कुछ जगह कैमरे लगवा दिए थे, जिस बारे में आपको कुछ पता नहीं था। माँ, आपने तो बचपन से ही मुझे हर गलती के लिए माफ किया है, क्या आज आप मुझे माफ नहीं करेंगी? क्यों माफ नहीं करूंगी बेटा? औलाद माता पिता को भूल सकते हैं, माता पिता से नाराज हो सकते हैं, किंतु माता पिता अपनी औलाद से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। इस तरह देवकी जी ने अपने बेटी बहू को माफ किया और अपनी बेटियों को धन्यवाद किया, क्योंकि ये जो कुछ भी हो पाया था वह उनकी बेटियों की वजह से संभव हो पाया था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।